वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि सामान्य अध्ययन के जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे पूछे जाने की संभावना होती है, ये तमाम प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चन के तहत आपको प्रोवाइड करेंगे। ये कोशिश रहेगा कि डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी ये दावा नहीं करते हैं ये किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, आप यहाँ पर उम्मीद मत कीजिएगा ये सारे प्रश्न आपके हिस्ट्री से होंगे, ज्योग्राफी से होंगे, पॉलिटी से होंगे, इकोनॉमिक्स से होंगे। ये बिल्कुल भी यहाँ पर दावा नहीं किया जाता। ये प्रश्न किसी भी मतलब सब्जेक्ट के हो सकते हैं या फिर सारे सब्जेक्ट को मिलाकर होते हैं। तो इस चीज़ का यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इस यहाँ पर यह ध्यान रखिए, ये सभी प्रश्न जो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, यहाँ पर आपको प्रश्न और आंसर करवाया जाएगा, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये टेस्ट फॉर्मेट में आपका ये 50 प्रश्नों का सेट है। आप लोग इसे पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और यहाँ पर कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 35 प्रश्नों को सही सही हल करें। अगर आप यहाँ पर 35 से कम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं सही सही, तो आपको यहाँ पर फेल समझा जाएगा। आपको कोशिश करना है कि 35 या फिर उससे अधिक प्रश्न यहाँ पर आप सॉल्व करें। तो प्रश्न की जो गुणवत्ता होगी वो कह सकते हैं लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक होगी। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के कौन से स्रोत नहीं है। प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पर मैं एक बार ही पढ़ूंगा और आपको यहाँ पर जब मैं प्रश्न को पढ़ूंगा तब तक आपको मेरे साथ प्रश्न को रिपीट करना और उसी दौरान आपको यहाँ पर प्रश्न का आंसर को भी सिलेक्ट करना है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के कौन से स्रोत नहीं है, आपको यहाँ पे पूछा कौन से स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पौराणिक कथाएं जो हैं ये प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में जो आप देख रहे हैं पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, ये तीनों है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, प्रश्न में था कौन इसके स्रोत नहीं है, तो पौराणिक कथाएं इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कौन सा स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो 3 प्रमुख स्रोत हैं ये है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है, तो इसका राइट आंसर है पुरातात्विक स्रोत। खुदाई से जो हमें स्रोत या फिर कह सकते हैं खुदाई से जो हमें प्रमाण मिला है उसे ही पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। और इतिहासकारों की नजरों में ये कह सकते हैं सबसे अधिक प्रामाणिक स्रोत है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला होगा हमारा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न कि अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन से लिपि में है जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न में एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बाएं से दाएं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बाएं में जो हमारा पहला शब्द है यह है बौ। आपको ध्यान रखना, इसी ट्रिक से आपको याद रखना है, ब्राह्मी लिपि इसका राइट आंसर होगा। अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है ये ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि जो लिखा जाता है ये बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मी लिपि। अब चलते हैं हम अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि 206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से किसकी सहायता से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि 206 ईस्वी से लेकर के ईस्वी नहीं बल्कि ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से किसकी सहायता से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुद्राओं के माध्यम से हम कह सकते हैं भारतीय इतिहास का जानकारी प्राप्त करते हैं 206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला होगा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न की सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल का मिलते हैं जो किससे बनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सर्वाधिक मुद्राएं जो मौर्योत्तर काल के मिलते हैं इनमें से अगर हम बात करें तो सीसा, कांसा, तांबा और इसके अलावा चांदी, सोना, ये मतलब कह सकते हैं इन धातुओं से मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। इस आधार पर यहाँ पर हमारा राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न कनिष्क के सिक्कों से उसका किस धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बौद्ध धर्म का होना यह प्रमाणित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलता है। इस दौरान आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना और काउंट करना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। आपको इस बात का ध्यान रखना, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कम से कम आपको 35 प्रश्नों को हल करना है सही सही। अगला होगा यहाँ पर हमारा सातवां प्रश्न। यह प्रश्न कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली कौन सी शैली कहलाती है। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली कौन सी शैली कहलाती है।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागर शैली कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 8वां प्रश्न। यह प्रश्न कि मोहनजोदड़ो में कितने अधिक मोहरें प्राप्त हुई है, जो कि हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विषयों की ओर इंगित करती है। यानी कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है, प्रश्न को हम शॉर्ट में अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से कितनी अधिक मोहरें प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से यह पता लगता है कि यहाँ के जो निवासी थे हड़प्पा संस्कृति के, इसके धार्मिक विषय क्या थे या फिर इसकी जानकारी मिलती है, ये इस पर इंगित है या फिर इसकी ओर इशारा करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि तकरीबन कह सकते हैं 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है यहाँ पर 9वां प्रश्न। यह प्रश्न कि रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग कब प्रारंभ हुआ था। इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग कब प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 800 ईसा पूर्व में लोहे का आरंभ हुआ था, लोहे का उपयोग का आरंभ हुआ था। अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न कि भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, या फिर प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या फिर क्या है। तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है यह होता है ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगर हम वेद की बात करें तो वेद कुल मिला के 4 है, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इस 4 वेद के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रथम वेद जो है ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है, जबकि अथर्ववेद जो कह सकते हैं ये सबसे नवीनतम वेद है। और एक पर यह ध्यान रखें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि अथर्ववेद जो है ये वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। और एक पर यह ध्यान रखें, बगल में जो आप इस इमेज को देख रहे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इस पीडीएफ में जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। यहाँ पर तकरीबन 950 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। सभी प्रश्नों का यहाँ पर समग्र विश्लेषण किया गया। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी पीडीएफ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज यहाँ से ध्यान रखिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसे तैयार करते समय पूर्ण सावधानी बरती गई और इसमें बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। अब यहाँ पे हमारा अगला है 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या लगभग कितनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे मंत्र या फिर श्लोक की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में मंत्रों की जो संख्या है ये 10,600 है। और आपको ध्यान रखना कि वेद के मंत्र या फिर श्लोक को ऋचाएं कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। इस तरह के जो प्रश्न है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसे जानते भी होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ से आपको रिवीजन के तौर पे भी आपको याद रखना है। तो लोकप्रिय गायत्री मंत्र का जो उल्लेख हुआ है तो चारों वेदों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ इस वीडियो के तहत कि ऋग्वेद के अंतर्गत जो कह सकते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है, आपको बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है। आप मुझे कंप्लीट जानकारी विस्तार पूर्वक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस बारे में सही सही लिखते हैं। चलते हैं अगले 13वें प्रश्न पे। हमारा 13वां प्रश्न है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला होगा यहाँ पर 14वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि वेदांग की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट है। और वेदांग की संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखें कि वेद की संख्या है 4 और वेदांग की संख्या है 6। वेद को ही सही तरीके से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी और इसकी संख्या है 6। एक चीज यहाँ पर मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या इस वीडियो में जो पहले मैं यहाँ पर एक ऊपर में टाइमर लगाता था 5 सेकेंड का, वो लगाना चाहिए या फिर नहीं। क्या यह टाइमर लगाने से टेस्ट का क्वालिटी इन्हांस होगा। आप लोग मुझे इसके बारे में थोड़ी सी राय जरूर दीजिएगा। चलते अगले 15वें प्रश्न पे। हमारा 15वां प्रश्न है यहाँ पर कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित कर किसमें विभाजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है यह है त्रिपिटक। त्रिपिटक में कह सकते हैं इसे संकलित किया गया है। त्रिपिटक के तहत अगर हम बात करें तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यहां पर आपका एक मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित कर किसमें विभाजित किया गया। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्योंकि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक भी इसका राइट आंसर है। उसी आधार पर यहाँ पर हमने त्रिपिटक को सही आंसर किया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में हमारा है इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीसी के दृष्टिकोण से अगर हम इस प्रश्न को देखें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मिस्टेक से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किया गया या फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली में वास्तविकता अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर है बीपीएससी के दृष्टिकोण से ये ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। अब यहां पर हम चलेंगे अगले 16वें प्रश्न पे।
हमारा 16वां प्रश्न है कि त्रिपिटक किस भाषा में रचित है। इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है, यानी कि त्रिपिटक के तहत जो तीनों पिटक है, आपको ध्यान रखना है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये पाली भाषा में रचित है। अगला है 17वां प्रश्न। यह प्रश्न है कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है। तो कौटिल्य के अन्य और दो नाम है जो कि विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। इस आधार पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके तहत आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे अगला होगा 18वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्षों तक रहा था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्रा में कितने वर्ष तक रहा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तकरीबन 14 वर्षों तक यहाँ पर कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। और एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज से संबंधित कि इंडिका की जो रचनाकार है यह है मेगास्थनीज, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले 19वें प्रश्न पे। हमारा 19वां प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। यह प्रश्न यहाँ पर देखते हैं शायद रिपीट हो गया है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, जो कि बाएं से दाएं की तरफ ये लिपि लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला होगा 20वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच या फिर सेल्यूकस निकेटर के बीच कितने ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में है, तो ऐसे में आप लोग प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करके आप यहाँ पर तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है, ये यहाँ से आपका पता चलेगा। और बीपीएससी मेकर ऐप पर इसके अलावा और भी कई सारे मटेरियल आपको मिलेंगे, जिसके तहत आप करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी कई सारे टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं डेली बेसिस पे। तो जो लोग इसमें ज्वाइन करने के इच्छुक हैं आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिए इसका जो फी है ये 399 है, 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर बंद है। आप यहाँ पर डायरेक्टली इस नंबर पे हमें कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सअप को ब्लॉक कर दिया गया, आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे। नए साल के अवसर पर जो अनरीड मैसेज है व्हाट्सअप पे तकरीबन 38,000 से अधिक हो गए, जिसके बाद इस व्हाट्सअप को बंद ही कर दिया गया व्हाट्सअप की तरफ से। बहुत प्रयास किया गया इसे पुनः चालू करने का, तो ये चालू नहीं हुआ। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली इस पर कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। और वैसे भी जानकारी लेना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पर तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा पे डिपेंडेंट है, आप जैसा भी आपको लगे वैसे आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इस सीरीज के अंतर्गत जो आप यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्रश्न नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश है, जो कि आपके लिए नया प्रिपेयर किया गया है, जो कि आपको डेली बेसिस पे प्रयास किया जाएगा कि प्रोवाइड किया जाए। ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न है वो बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम को देखते हुए डिजाइन किया गया है। आप वहाँ से सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और बीपीएससी में अगर ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए या फिर प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सर्च करके इसे आप डाउनलोड करके रजिस्टर हो सकते हैं। अगला यहाँ पे हमारा होगा 21वां प्रश्न। यह प्रश्न अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, जिन्हें कि विष्णुगुप्त और चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 22वां प्रश्न। यह प्रश्न कि मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महानतम शासक की यहाँ पर बात किया जा रहा है मौर्य साम्राज्य का। तो मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक था, जिसे कि कह सकते हैं प्रियदर्शनी के भी नाम से जाना जाता था, या फिर देवानाम प्रियदर्शी के भी नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला है 23वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और वह कितने ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, या फिर कह सकते हैं कितने ईसा पूर्व में इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। अगला होगा यहाँ पर हमारा 24वां प्रश्न। यह प्रश्न कि विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था। तो विश्व के संदर्भ के हम बात करें तो नवपाषाण युग का जो आरंभ माना जाता है ये 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है 25वां प्रश्न। यह प्रश्न कि नवपाषाण युग के निवासियों को सबसे पहले क्या उगाने का श्रेय जाता है। तो नवपाषाण युग के निवासियों को सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है 26वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि नवपाषाण युग का अंत होते होते किसका प्रयोग आरंभ हो गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नवपाषाण युग का अंत होते होते धातु का प्रयोग आरंभ हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है।
अगला होगा 27वां प्रश्न। ये प्रश्न यहाँ पर है कि ताम्रपाषाणीय लोग किसकी पूजा करते थे? तो ताम्रपाषाणीय लोग जो पूजा करते थे ये मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है 28वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी? किस लोगों को, यानी कि कहाँ के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा कालीन लोगों को ये कह सकते हैं तांबे में टीन मिलाकर के कांसा बनाने की विधि आती थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई थी ये सबसे पहले हुई थी, तो इसी आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 29वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था? यहाँ पे खुदाई नहीं पूछा गया, बल्कि यहाँ पे पूछा गया है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया था या फिर इसका चर्चा किया गया था। अगला यहाँ पे है हमारा 30वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग कितने स्थलों पर पाया गया है? अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है ये भारत एवं पाकिस्तान में लगभग कह सकते हैं 1500 स्थलों पर इसका विस्तार पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला है 31वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सही उत्तर होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 32वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि मृण मुद्राओं के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल कितना ईसा पूर्व माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो मृण मुद्राओं के दृष्टिकोण से सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला है 33वां प्रश्न। यह प्रश्न सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन किस पर बने होते थे? तो बर्तन का जो निर्माण होता था ये चाक पर बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है 34वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि ऋग्वेद के कितने मंडल में पुरुष सूक्त हैं जिसमें कि चारों वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य है? यानी कि पुरुष सूक्त की जो चर्चा हुई है ये किस मंडल में है जिसमें कि चारों वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है ऋग्वेद के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला है 35वां प्रश्न। यह प्रश्न आर्यों का आगमन कितने ईसा पूर्व के पहले हुआ था? इसका सही उत्तर की अगर हम बात करें तो आर्यों का आगमन भारत में कितने ईसा पूर्व के पहले हुआ था? राइट आंसर है 1500 ईसा पूर्व के पहले आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। अगला है ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम बात करें तो सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला है 37वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि अथर्ववेद में परीक्षित को किस लोक का देवता बताया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथर्ववेद जो कि सबसे बाद वाला वेद है और इसे वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो अथर्ववेद में परीक्षित को किस लोक का देवता बताया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत्यु लोक का देवता परीक्षित को बताया गया है। अगला है 38वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने महाजनपदों में बंटा हुआ था? तो बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष की अगर हम चर्चा करें तो भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में थे। वर्तमान बिहार के क्षेत्र में 3 महाजनपद थे, अंग, मगध और लिच्छवी। अगला है 39वां प्रश्न। यह प्रश्न 16 महाजनपदों का उल्लेख किस धर्म से मिलता है? अब यहाँ पर प्रश्न में आप कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जो जानकारी मिली है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से मिली है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र से सर्वप्रथम 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, जिसमें यह भी कहा गया है कि बिहार के क्षेत्र में 3 महाजनपद थे। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला है 40वां प्रश्न। यह प्रश्न है किससे पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको ध्यान रखना रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र जो प्रतापी राजा भरत थे इन्हीं के पुत्र तक्ष ने कर सकते हैं ये तक्षशिला की स्थापना की थी और भारत के नाम पर ही भारत का नामकरण किया गया ऐसा मतलब कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले 41वें प्रश्न पे। हमारा 41वां प्रश्न है कि राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो राजस्थान के माउंट आबू है यहाँ पर जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जो मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला है 42वां प्रश्न। यह प्रश्न है, गौतम बुद्ध को बोधगया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त हुआ था? आपसे जानते हैं, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इजी है और इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में फल्गु नदी के किनारे। और फल्गु नदी को ही निरंजना नदी का के भी संबोधित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला होगा 43वां प्रश्न। यह प्रश्न कि भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र का विकास किस धर्म के प्रभाव का परिणाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध धर्म का ही यह परिणाम है। आपको ध्यान रखना है, भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र का विकास बौद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला होगा यहाँ पर 44वां प्रश्न। यह प्रश्न, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप यहाँ पर इसे रख सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है 29 वर्ष। अगला है 45वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। और यहाँ पर जो साइड में आप ये क्वेश्चन बैंक का इमेज देख रहे हैं, ये कवर पेज है और ये एक पीडीएफ फॉर्मेट है, जहाँ पर आपको ध्यान रखना विगत 28 वर्षों से बिहार में जितने भी परीक्षाएं आयोजित हुई उसके प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया है हिंदी और अंग्रेजी में। आपको ध्यान रखना, यहाँ पे सभी प्रकार के प्रश्न शामिल है, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कह सकते हैं नीचे का लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के प्रश्न इसमें शामिल है। तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा किस प्रकार से प्रीवियस वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, पहले के समय में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे, अब किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों को यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पर इसका संकलन किया गया है। तकरीबन 2500 से अधिक प्रश्न इसमें शामिल है, जो कि बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है 46वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि शिव के कितने रुद्र अवतार हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिव के 11 रुद्र अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट किस नामक स्थान पर हुआ था? तो जेरूशलेम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले 48वें प्रश्न पे। हमारा 48वां प्रश्न है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था ये 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है 49वां प्रश्न। यह प्रश्न, हजरत मोहम्मद की शादी कितने वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब का जो शादी हुआ था ये खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है 50वां प्रश्न कि सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर इब्न इसाक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इब्न इसाक के द्वारा सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। तो यहाँ पर ये 50 प्रश्नों का सेट समाप्त होता। आपने यहाँ पर कितने प्रश्नों को सही से हल किया है कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स को लेकर नया सीरीज जो स्टार्ट किया जिसमें कि आपको बाइलिंगुअल में क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे लोग जो कि 68वें बीपीएससी के बारे में अभी से सोच रहे हैं तो इसको ज्वाइन करके यहाँ से आप तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पर तमाम चीज़ें लिखी हुई, आप चाहें तो इसको मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यहाँ पर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।